नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही मतलब दिलचस्प औद्योगिक तकनीक की बात करने वाले हैं, हाइड्रोजेटिंग। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पानी की एक, आप सोचिए, अविश्वसनीय तेज धार तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल जैसे बड़े उद्योगों में विशाल उपकरणों को साफ रखती है और सुरक्षित भी। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी तकनीक है इन सेक्टर्स के लिए। हमारे पास ना जुबैर अहमद का एक काफ़ी डिटेल तकनीकी रिसर्च पेपर है। इसमें ख़ास तौर पर सैबिक और एरामको, मतलब सऊदी अरब की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके स्टैंडर्ड्स पर फोकस है। और साथ ही हम WMA और प्रेशर जेट जैसी जो जानी मानी कंपनियां हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे। एक जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी JSA रिपोर्ट है और एक पूरी स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशनल गाइड भी है। हाँ, ये सारे काफी महत्वपूर्ण स्रोत हैं इस विषय को समझने के लिए। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से हम हाइड्रोजेटिंग को ठीक से समझें। भी ये काम कैसे करती है, कितने तरह की होती है, सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है इसमें, और आगे क्या होने वाला है इस तकनीक में। बिल्कुल, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ पाइप धोने जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, पानी की धार, 40,000 PSI तक का प्रेशर, ये इतना ज्यादा है कि मतलब सबसे जिद्दी जमाव को हटा दे, यहाँ तक कि स्टील काट दे। हाँ, ये पावर ही इसे इतना प्रभावी बनाती है। तो सबसे पहला सवाल, ये हाइड्रोजेटिंग या वाटर जेटिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये है हाई प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा दबाव वाले पानी का इस्तेमाल। इस पानी की धार से हम औद्योगिक मशीनों और उपकरणों की सतहों से जमी हुई गंदगी, पपड़ी, जिसे स्केल कहते हैं, जंग, केमिकल डिपॉजिट्स या किसी भी तरह की रुकावट, उसे हटाते हैं। इसे वाटर ब्लास्टिंग भी कहा जाता है। अच्छा, और तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इसकी क्या खास अहमियत है? देखिए, इन इंडस्ट्रीज में जैसे हीट एक्सचेंजर हैं, बड़े कॉलम हैं या फिर केमिकल रिएक्टर, ये सब मतलब बहुत मुश्किल हालात में चलते हैं। इनमें अक्सर चिपचिपे पदार्थ जम जाते हैं या रिएक्शंस के बाद कुछ बचा हुआ माल रह जाता है या स्केल जम जाता है। और अगर इन्हें ठीक से और टाइम पर साफ ना किया जाए तो ये उपकरण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। प्रोडक्शन गिर जाता है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का मसला खड़ा हो जाता है। तो हाइड्रोजेटिंग यहाँ एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर सबसे अच्छा तरीका है सफाई का। हाँ, मैंने वोमा के दस्तावेज में एक लाइन पढ़ी थी, चरम परिस्थितियों में विश्वसनीय सफाई। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बैठता है यहाँ। बिल्कुल, ये लाइन एकदम सटीक है। ये दिखाता है कि ये कोई आम सफाई नहीं है। अच्छा, जुबैर अहमद का जो पेपर है वो इन मशीनों को उनके प्रेशर के हिसाब से बांटता है। हम्म ये काफी दिलचस्प लगा मुझे। हम्म सबसे पहले अल्ट्रा हाई प्रेशर सिस्टम्स। हाँ, अल्ट्रा हाई प्रेशर मतलब 20,000 से 40,000 PSI या कभी-कभी इससे भी ज्यादा। ये असली हेवी ड्यूटी काम के लिए हैं। जैसे हीट एक्सचेंजर की बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर जो पत्थर जैसी पपड़ी जम जाती है, उसे हटाना। ओह, या फिर रिएक्टर के अंदर जो पॉलीमर्स चिपक जाते हैं, उन्हें साफ करना। इनमें अक्सर टंगस्टन कार्बाइड जैसे बहुत ही हार्ड मटेरियल के नोजल लगते हैं और कई बार ये काम ऑटोमेटेड लैंड सिस्टम से होता है ताकि ऑपरेटर को उस हाई प्रेशर जेट के पास न जाना पड़े। फिर आती है हाई प्रेशर रेंज, मतलब 10,000 से 20,000 PSI। हाँ, ये रेंज ज्यादातर जो कॉमन इंडस्ट्रियल सफाई के काम है उनके लिए काफी है। जैसे बड़े टैंक या वेसल की अंदरूनी सफाई करनी हो या पाइपलाइन साफ करनी हो या कहीं से पुरानी पेंट हटानी हो। और एक मीडियम प्रेशर रेंज भी है, 3,000 से 10,000 PSI। बिल्कुल, ये जैसे किसी सतह को पेंटिंग के लिए तैयार करना हो या हल्की फुल्की गंदगी या स्केल हटाना हो, उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हर काम के लिए आपको 40,000 PSI नहीं चाहिए। सही बात है। सही मशीन चुनना बहुत जरूरी है। इससे काम भी अच्छा होता है, पैसे भी बचते हैं और सबसे जरूरी, सेफ्टी भी बढ़ती है। गलत मशीन से या तो काम नहीं होगा या फिर बेवजह का खतरा और खर्चा होगा। और सिर्फ प्रेशर ही नहीं, इनको लगाने के तरीके, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर भी बांटा गया है। स्किड माउंटेड, ट्रेलर माउंटेड और स्टेशनरी, ये क्या है? हाँ, स्किड माउंटेड यूनिट्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट होती हैं, एक फ्रेम पर बनी हुई। इन्हें फोकलिफ्ट या क्रेन से उठाकर प्लांट में कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा। ट्रेलर माउंटेड यूनिट्स अक्सर बड़ी होती हैं, ज्यादा पावरफुल। ये एक ट्रेलर पर लगी होती हैं, तो इन्हें गाड़ी से खींचकर साइड पर ले जाया जाता है। बड़े फील्ड ऑपरेशंस जैसे रिफाइनरी शटडाउन्स वगैरह में ये काम आती हैं। और स्टेशनरी यूनिट्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक ही जगह पर फिक्स कर दी जाती हैं जहां लगातार सफाई की जरूरत होती है।
जैसे प्रेशर जेट कंपनी है, वो इन सभी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग सीरीज बनाती है। HW, KB, KD, KDD। इनमें अलग अलग प्रेशर, फ्लो रेट और मटेरियल के ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर खारे पानी या केमिकल के साथ काम करना है तो स्टेनलेस स्टील का पंप हेड। चलिए, अब इन मशीनों के अंदर झांकते हैं, मतलब इनके मुख्य घटक, हाई प्रेशर पंप सिस्टम्स, ये दिल है इन मशीनों का। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं प्लंजर पंप। ये बहुत भरोसेमंद और मजबूत माने जाते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से ये ट्रिपल हो सकते हैं, मतलब 3 प्लंजर वाले, या क्विंटुपल यानी 5 प्लंजर वाले। और जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर चाहिए अल्ट्रा हाई प्रेशर रेंज में, उसके लिए इंटेंसिफायर पंप इस्तेमाल होते हैं। उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और इन्हें चलाता कौन है, मतलब पावर सोर्स क्या है? 2 मुख्य ऑप्शन है। या तो हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, इनमें आजकल अक्सर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD लगी होती है। VFD, उसका क्या फायदा है? VFD से आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब आप पानी के प्रेशर को ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं बहुत आसानी से। इससे बिजली बचती है और मशीन पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन है डीजल इंजन। ये खासकर फील्ड में जहां बिजली आसानी से उपलब्ध न हो, वहां इस्तेमाल होता है। आजकल ये इंजन पर्यावरण के नियमों के हिसाब से टियर 4 स्टैंडर्ड के होते हैं, मतलब कम प्रदूषण करते हैं। और इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाता है? मैन्युअली या कुछ ऑटोमेटिक है? आजकल ज़्यादातर आधुनिक मशीनों में PLC आधारित कंट्रोल सिस्टम होता है। PLC मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक तरह का छोटा कंप्यूटर है जो पूरी मशीन के ऑपरेशन पर नज़र रखता है, सेफ्टी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और परफॉर्मेंस डेटा भी रिकॉर्ड कर सकता है। इससे ऑपरेशन ज़्यादा सटीक और सुरक्षित हो जाता है। अब आते हैं एक्सेसरीज पर। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अल्ट्रा हाई प्रेशर होज, 40,000 PSI झेलने वाली नली, ये तो कमाल है। हाँ, ये कोई साधारण पाइप नहीं होते। इनमें स्टील की कई परतें होती है मजबूती के लिए। और इनकी सेफ्टी रेटिंग बहुत अहम है, क्योंकि अगर इतनी प्रेशर वाली होज फट जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। जाहिर है। इसीलिए इनका नियमित निरीक्षण जरूरी है। और फिर नोजल, कितने तरह के होते हैं ये? अरे बहुत तरह के। जैसे रोटेटिंग नोजल होते हैं, ये घूमते हुए पानी की धार फेंकते हैं तो पाइप या टैंक के अंदर चारों तरफ 360 डिग्री सफाई हो जाती है। फिर होते हैं पेनिट्रेटिंग नोजल, इन्हें पेंसिल जेट भी कहते हैं। इनकी धार बहुत बारीक और सीधी होती है, एकदम पिन पॉइंट। ये बहुत सख्त जमाव को तोड़ने के काम आते हैं। अच्छा। फ्लेक्सिबल लैंस भी होते हैं। हीट एक्सचेंजर में ट्यूब्स अक्सर लंबी और मुड़ी हुई होती हैं। उनके अंदर सफाई के लिए ये फ्लेक्सिबल लैंस जरूरी हैं। और ये नोजल और लैंस बनते भी खास मटेरियल से हैं, टंगस्टन कार्बाइड या सिरेमिक, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर और पानी के घर्षण को झेलना होता है। समझ गई। ये बहुत जल्दी घिसने नहीं चाहिए। सुरक्षा उपकरणों का जिक्र भी जरूरी है। आपने होज के फटने का खतरा बताया। हाँ बिल्कुल, प्रेशर रिलीफ वाल्व बहुत जरूरी है। अगर किसी वजह से सिस्टम में प्रेशर तय सीमा से ज्यादा बढ़ जाए तो ये वाल्व अपने आप खुल जाता है और अतिरिक्त प्रेशर को बाहर निकाल देता है, जिससे सिस्टम फटने से बच जाता है। इमरजेंसी स्टॉप बटन हर मशीन पर होना ही चाहिए, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में मशीन को तुरंत बंद किया जा सके। और PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऑपरेटर के लिए। इसमें सिर्फ हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड ही नहीं, बल्कि खास तौर पर बने हाई प्रेशर सेफ्टी सूट्स भी आते हैं। ये सूट ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो पानी की तेज धार के सीधे लगने पर कटने या चोट लगने से बचाते हैं, मतलब ये कट रेजिस्टेंट होते हैं। पानी की गुणवत्ता का भी जिक्र था पेपर में, वो क्यों जरूरी है? हाँ, पानी को पंप में भेजने से पहले फिल्टर करना बहुत जरूरी है। अगर पानी में रेत या मिट्टी के छोटे कण होंगे तो वो हाई प्रेशर पंप के अंदर के बहुत ही सटीक और महंगे पुर्जों को और नोजल को भी बहुत जल्दी खराब कर देंगे। अच्छा। तो फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्रेशर जेट की जो एक्सेसरीज लिस्ट हमने देखी, उसमें कुछ खास चीजें थी, जैसे स्टोन एज USA के बने रोटेटिंग ट्यूब क्लीनिंग नोजल। ये इंडस्ट्री में काफी जाने माने हैं। खास सेफ्टी सूट का जिक्र था और ग्लिसरीन भरे प्रेशर गेज। ग्लिसरीन भरे गेज, वो क्यों? हाई प्रेशर मशीनों में वाइब्रेशन बहुत होता है। साधारण गेज की सुई कांपती रहती है, जिससे सही रीडिंग लेना मुश्किल होता है। ग्लिसरीन भरने से वो कंपन कम हो जाता है और सुई स्थिर रहती है। रीडिंग लेना आसान और ज्यादा सटीक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मशीन और उसकी एक्सेसरीज की बात। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये कहाँ-कहाँ काम आती हैं? हीट एक्सचेंजर की सफाई आपने बताई थी।
हाँ, हीट एक्सचेंजर शायद सबसे कॉमन एप्लीकेशन है। ये डिवाइस इन उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें अक्सर शेल और ट्यूब वाला डिज़ाइन होता है। समय के साथ ट्यूब्स के अंदर गंदगी या स्केल जम जाता है, जिसे फाउलिंग कहते हैं। ये फाउलिंग हीट ट्रांसफर में रुकावट डालती है, अच्छा। जिससे पूरी प्रोसेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है और एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। हाइड्रोजेटिंग खासकर 10,000 से 40,000 पीएसआई या उससे भी ज़्यादा प्रेशर पर इन ट्यूब्स को अंदर से बिल्कुल साफ कर सकता है, लगभग नई जैसी हालत में। और इसका फायदा क्या है केमिकल क्लीनिंग के मुकाबले? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसमें खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते, तो ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और काम करने वालों के लिए भी। दूसरा, सफाई बहुत अच्छी होती है, मतलब जमाव लगभग पूरी तरह से हट जाता है। केमिकल क्लीनिंग में कई बार ऐसा नहीं हो पाता। नतीजा, हीट ट्रांसफर बेटा होता है, एनर्जी बचती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और उपकरण की लाइफ भी बढ़ जाती है। ये सीधा सीधा कंपनी के बॉटम लाइन मतलब मुनाफे पर असर डालता है। हीट एक्सचेंजर के अलावा और कहाँ इस्तेमाल होती हैं ये मशीनें? बहुत जगह, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम होते हैं, चाहे वो पैक टाइप हो या ट्रे वाले, उनकी सफाई में अलग अलग तरह के रिएक्टर वेसल्स होते हैं, जैसे कैटालिटिक रिएक्टर या पॉलीमराइजेशन रिएक्टर, जहां रिएक्शन के बाद उत्पाद या बाई प्रोडक्ट चिपक जाते हैं, उनकी सफाई में। और जाहिर है, प्लांट के अंदर और बाहर जो पाइपलाइनों का जाल बिछा होता है, उनकी सफाई में। ये पाइपलाइनें छोटी भी हो सकती हैं, 2 इंच की, और बहुत बड़ी भी, 48 इंच या उससे भी ज्यादा व्यास की। वोमा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और भी इस्तेमाल बताए गए थे। हाँ, कुछ और भी दिलचस्प एप्लीकेशंस हैं, जैसे बड़े स्टोरेज टैंकों की सफाई। इसके लिए तो अब खास ऑटोमेटेड उपकरण आते हैं, जैसे टैंक मास्टर। ये उपकरण टैंक के अंदर जाकर खुद ही घूम घूम कर सफाई करते हैं, जिससे आदमी को टैंक के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ज्यादा सुरक्षित है। वाह। इसके अलावा इंडस्ट्री में कई तरह की छलनी, सीव्स और फिल्टर इस्तेमाल होते हैं। उनकी सफाई बहुत जरूरी है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। उसमें भी हाइड्रोजेटिंग काम आती है। और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण एरिया है ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर रखरखाव। ऑफशोर मतलब समुद्र में जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ क्या खास बात है? हाँ, वहाँ सबसे बड़ी चुनौती है समुद्री वातावरण। खारे पानी की वजह से जंग बहुत तेजी से लगता है। समुद्री जीव जैसे बार्नेकल्स वगैरह प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर पर चिपक जाते हैं। पुरानी पेंट या कोटिंग को हटाना पड़ता है। और ये सब काम समुद्र के बीच में करना होता है, जहां मौसम भी खराब हो सकता है। मुश्किल काम है। बहुत। हाइड्रोजेटिंग यहाँ बहुत कारगर है। इतना ही नहीं, इसे पानी के नीचे सफाई और मरम्मत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पानी की धार में रेत जैसा कोई एब्रेसिव मटेरियल मिला दें, तो इससे पानी के नीचे स्टील को काटा भी जा सकता है। बाप रे, इतनी शक्तिशाली चीज है तो सुरक्षा तो सबसे बड़ी चिंता होगी। सऊदी अरब में सैबिक और अरामको के कड़े मानकों का जिक्र था पेपर में। बिल्कुल। उन कंपनियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं और वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह से मिसाल हैं। इसमें सबसे पहली चीज है एक बहुत ही विस्तृत वर्क परमिट सिस्टम। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले सही परमिट लेना जरूरी है। कैसे परमिट? जैसे सामान्य हाइड्रोजेटिंग के लिए कोल्ड वर्क परमिट। अगर आसपास कोई गर्म चीज है या चिंगारी निकलने का खतरा है, तो हॉट वर्क परमिट लेना होगा। और अगर किसी बंद जगह जैसे टैंक या वेसल के अंदर काम करना है, तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए। हर काम के खतरे के हिसाब से अलग परमिट। गैस टेस्टिंग का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर बंद जगहों में या जहां हाइड्रोकार्बन मौजूद हो। काम शुरू करने से पहले और काम के दौरान लगातार हवा की जांच करनी होती है। इसमें देखते हैं कि कहीं कोई ज्वलनशील गैस तो नहीं है, LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, ऑक्सीजन का लेवल सही है या नहीं, ना कम ना ज्यादा, और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैस तो मौजूद नहीं है। H2S तेल और गैस इंडस्ट्री में एक जाना माना खतरा है। खतरनाक। इसीलिए टेस्टिंग अनिवार्य है। और जो लोग ये काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ऑपरेटर्स को सिर्फ मशीन चलाना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उन्हें इससे जुड़े सारे खतरों और सेफ्टी प्रोसीजर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनका बाकायदा सर्टिफिकेशन होता है। और काम शुरू करने से पहले सभी उपकरणों, मशीन, होज, नोजल, पीपी सबकी जांच होती है कि वो सही हालत में हैं या नहीं। उनका वेरिफिकेशन होता है। वो जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA रिपोर्ट थी, उसमें खतरों और उनके कंट्रोल के बारे में क्या लिखा था? हाँ, JSA एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें काम शुरू करने से पहले काम के हर स्टेप को देखते हैं और सोचते हैं कि उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है। फिर उन खतरों को कम करने या खत्म करने के उपाय तय करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक खतरा हो सकता है कि ऑपरेटर गलती से गलत पाइपलाइन पर जेटिंग शुरू कर दें। इसका कंट्रोल क्या होगा? काम शुरू करने से पहले लाइन को डबल चेक करना, उस पर टैग लगाना।
या खतरा हो सकता है कि होस फट जाए। कंट्रोल, सही प्रेशर रेटिंग वाली होस इस्तेमाल करना, काम के दौरान होस को देखते रहना, या प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कंट्रोल, कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज और प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल करना। जैसे हमें पहले से सोचने और तैयारी करने में मदद करता है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया गाइड भी था, वो इन सेफ्टी मेजर्स को लागू करने पर जोर देता है। बिल्कुल, वो गाइड बताता है कि काम असल में करना कैसे है, कदम ब कदम। इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इक्विपमेंट आइसोलेशन और लॉकआउट टैग आउट, जिसे शॉर्ट में लोटो कहते हैं। लोटो, ये क्या है? इसका मतलब है कि जिस उपकरण पर काम होना है उसे प्लांट के बाकी सिस्टम से पूरी तरह अलग कर देना, मतलब आइसोलेट कर देना। जैसे उसका पावर सप्लाई बंद कर देना या उससे जुड़ी पाइपलाइन के वाल्व बंद कर देना, और फिर उन पावर स्विच या वाल्व पर ताला लगा देना, लॉक लगा देना और एक टैग लगा देना जिस पर लिखा हो कि यहाँ काम चल रहा है, इसे चालू ना करें। अच्छा, ताकि कोई गलती से चालू ना कर दे। बिल्कुल, ये बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी स्टेप है। और क्या है इस प्रक्रिया गाइड में? इसमें बंद जगहों पर काम करते समय लगातार हवा की निगरानी करने पर जोर है। काम शुरू करने से पहले पूरे हाइड्रोजेटिंग सिस्टम का प्रेशर टेस्ट करना जरूरी है। आमतौर पर वर्किंग प्रेशर से 1.5 गुना ज्यादा प्रेशर पर टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई लीक या कमजोरी तो नहीं है। और काम करने की जगह के चारों तरफ ठीक से बैरिकेडिंग करना, ताकि कोई अनजान व्यक्ति उस खतरे वाले इलाके में ना आ जाए। एक और दिलचस्प चीज थी होस की कलर कोडिंग। हाँ, ये WJT IMCA का सुझाव है, मतलब व्हाट इज इट टेक्नोलॉजी एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल क्लीनिंग एसोसिएशन ने मिलकर ये सुझाव दिया है। अलग अलग प्रेशर रेटिंग वाले होज के लिए अलग अलग रंग तय किए गए हैं, जैसे 40,000 PSI के लिए नारंगी रंग। अच्छा। इससे दूर से ही देखकर पता चल जाता है कि सही प्रेशर वाला होज इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये सेफ्टी चेक को आसान बनाता है, दिखाता है कि सेफ्टी को लेकर कितनी बारीकी से सोचा जा रहा है। अब बात करते हैं रखरखाव और संचालन की। इतनी शक्तिशाली मशीनों को ठीक रखना तो बहुत जरूरी होगा। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये मशीनें इतने हाई प्रेशर पर काम करती हैं, जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है और महंगी भी। इसमें रोजाना के इंस्पेक्शन शामिल हैं, जैसे मशीन चालू करने से पहले तेल, पानी, फ्यूल लेवल चेक करना, होस को देखना कि कहीं कोई कट, उभार या डैमेज तो नहीं है, नोजल ठीक से लगा है या नहीं, प्रेशर गेज सही काम कर रहा है या नहीं। और हफ्ते या महीने में क्या करते हैं? हफ्ते में आमतौर पर फिल्टर साफ किए जाते हैं या बदले जाते हैं, जरूरी हिस्सों में ग्रीस या तेल दिया जाता है। महीने में या कुछ और घंटों के बाद पंप की इंटरनल चेकिंग और सर्विसिंग हो सकती है। सेफ्टी वाल्व की टेस्टिंग और कैलिब्रेशन होता है। ये सब निर्माता की गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाता है। और ऑपरेशन शुरू करने से पहले एक पूरी प्री ऑपरेशन चेकलिस्ट होती है, उसे भरना होता है। काम करने वाली पूरी टीम के साथ एक सेफ्टी मीटिंग, जिसे टूल बॉक्स टॉक कहते हैं, वो होती है। इसमें काम के खतरों और बचाव के तरीकों पर बात होती है, और सारे जरूरी वर्क परमिट चेक किए जाते हैं कि वो ठीक से भरे और अप्रूव हुए हैं या नहीं। और जब मशीन चल रही हो तब किन बातों का ध्यान रखना होता है? एकदम से फुल प्रेशर पर नहीं ले जाना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान प्रेशर, फ्लो रेट, इंजन या मोटर का टेम्परेचर, इन सब चीजों पर लगातार नजर रखनी होती है। और क्योंकि ये काम काफी थकाने वाला हो सकता है, खासकर हाई प्रेशर पर, तो ऑपरेटरों के लिए रेगुलर ब्रेक लेना भी जरूरी है, ताकि थकान की वजह से कोई गलती ना हो। प्रेशरजेट जैसी कंपनियां क्वालिटी कंट्रोल पर काफी जोर देती हैं, ऐसा उनके डॉक्यूमेंट्स से लगा। हाँ बिल्कुल, उनके दस्तावेज बताते हैं कि वो अपना कोई भी नया पंप मॉडल बाजार में लाने से पहले उसे 500 घंटे तक लगातार चलाकर टेस्ट करते हैं। 500 घंटे? हाँ, बहुत कठोर टेस्टिंग है ये। वो अपने पुर्जों की डायमेंशन वगैरह जांचने के लिए 280 से ज्यादा अलग अलग तरह के मापने वाले इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उनके पास पंप की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक ऑटोमेटेड टेस्ट बेंच है, जो स्काडा सिस्टम से जुड़ा है। स्काडा? हाँ, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये सिस्टम टेस्टिंग के दौरान प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर, वाइब्रेशन सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करता है और उसका विश्लेषण करता है। ये सब चीजें मिलकर ये सुनिश्चित करती हैं कि उनकी मशीनें भरोसेमंद हैं, टिकाऊ हैं और सुरक्षित हैं। ग्राहक के लिए इसका मतलब है कम ब्रेकडाउन और ज्यादा भरोसा। ये तकनीक रुकी हुई नहीं है, इसमें लगातार तरक्की हो रही है। भविष्य में क्या देख रहे हैं हम? ऑटोमेशन की बात बहुत हो रही है। बिल्कुल, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे रोबोटिक सिस्टम आ रहे हैं जो सफाई वाले लेंस या नोजल को खुद ही सही जगह पर ले जाते हैं और ऑपरेट करते हैं। खासकर टैंक या हीट एक्सचेंजर की सफाई में ये बहुत उपयोगी है। रिमोट ऑपरेशन की क्षमता बढ़ रही है, जिससे ऑपरेटर मशीन को एक सुरक्षित दूरी से या कंट्रोल रूम से ही चला सकता है।
ये खतरनाक माहौल में काम करने के लिए बहुत बड़ा फायदा है। स्केडा सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन से ऑपरेशन की बेहतर मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस मुमकिन हो रहा है। ये सब मिलकर न सिर्फ काम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, बल्कि ऑपरेटर की सेफ्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पंप और नोजल तकनीक में भी कुछ नया हो रहा है। हाँ, पंप तकनीक में वेरिएबल प्रेशर सिस्टम आ रहे हैं, जो सफाई की ज़रूरत के हिसाब से खुद ही प्रेशर एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे एनर्जी बचती है। नोजल डिज़ाइन में भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे सेल्फ रोटेटिंग नोजल्स जो पानी के फ्लो से ही घूमते हैं, उन्हें अलग से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कैविटेशन नोजल्स जो पानी में छोटे छोटे बुलबुले कैविटीज बनाते हैं, जिनके फूटने से सफाई की ताकत और बढ़ जाती है। वोमा का MCS सेफ्टी सिस्टम भी एक अच्छा उदाहरण है। ये एक तरह की मोबाइल दीवार जैसी है, जो ऑपरेटर और हाई प्रेशर जेट के बीच में आ जाती है, जिससे सीधे संपर्क का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। और ये इंडस्ट्री 4.0 की जो बात होती है, उसका क्या मतलब है इस फील्ड में? भविष्य में हम देखेंगे कि ये मशीनें और ज़्यादा कनेक्टेड होंगी। IoT सेंसर लगे होंगे जो मशीन की हेल्थ और परफॉर्मेंस पर रियल टाइम डेटा भेजेंगे। इस डेटा का विश्लेषण करके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस किया जा सकेगा, मतलब पहले से पता चल जाएगा कि कौन सा पुर्जा कब खराब हो सकता है। इससे अचानक होने वाले ब्रेकडाउन से बचा जा सकेगा। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी है। हाँ, डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, यानी मशीन का एक वर्चुअल रेप्लिका बनाकर सिमुलेशन चलाना, ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना या ऑपरेटरों को ट्रेनिंग देना। पर्यावरण का पहलू भी तो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। निश्चित रूप से। पानी की खपत एक बड़ा मुद्दा है, तो अब क्लोज लूप वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम पर काम हो रहा है। मतलब जो पानी इस्तेमाल हुआ उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही मशीनों को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर भी जोर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर हो या डीजल इंजन। लक्ष्य यही है कि हाइड्रोजेटिंग और ज्यादा असरदार, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बने। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि हाइड्रोजेटिंग सिर्फ पानी की तेज धार नहीं है, बल्कि तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल जैसे अहम उद्योगों के रखरखाव का एक बहुत ही जरूरी, बहुमुखी और शक्तिशाली टूल है। ये उपकरणों को चालू रखने, उनकी एफिशिएंसी बनाए रखने और सबसे जरूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। बिल्कुल, और इसकी कामयाबी सिर्फ मशीन की ताकत पर नहीं है। सही मशीन चुनना, सेफ्टी के नियमों का सख्ती से पालन करना, लोगों को सही ट्रेनिंग देना, रेगुलर मेंटेनेंस करना और नई टेक्नोलॉजी को अपनाते रहना, ये सब मिलकर इसे असरदार बनाते हैं। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये उन जटिल औद्योगिक सिस्टम्स की इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी और सेफ्टी को बनाए रखने का सवाल है, जिन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत हद तक निर्भर करती है। और जैसा कि हमने देखा, तकनीक लगातार आगे बढ़ रही है, खासकर ऑटोमेशन और पर्यावरण के लिहाज से। हाँ, और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज भी लगातार ज्यादा कुशल और सस्टेनेबल बनने के दबाव में हैं। हाइड्रोजेटिंग इसमें उनकी मदद कर सकती है। यहाँ एक विचार है सोचने के लिए। जैसे जैसे ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और AI इन हाइड्रोजेटिंग सिस्टम्स में और गहरे आते जा रहे हैं, भविष्य में ये ऑपरेशन कितने ऑटोमेटिक, मतलब सेल्फ ड्रिवन हो सकते हैं? क्या हम वाकई ऐसे रोबोटिक सफाई दलों की कल्पना कर सकते हैं जो बिना किसी इंसान के खतरनाक माहौल में खुद ही काम कर लेंगे? और अगर ऐसा होता है, तो जो आज के स्किल्ड ह्यूमन ऑपरेटर्स हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी या उनका रोल बदल जाएगा? शायद ज़्यादा सुपरवाइजरी या टेक्निकल हो जाएगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है भविष्य के लिए। उम्मीद है कि स्रोतों का ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।